स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज रिलेटिव। आज जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना नाम में। कुछ जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ जगह आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों एक ही बात है, दोनों इसके नाम है। ठीक है, तो ये टॉपिक समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले पीछे का रिवाइज करा दूं ताकि आपको ये थोड़ा सा अच्छे से फील आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे हम किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ थ्योरी। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हमने एक रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, हमने फिर एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, फिर हमने एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, फिर लास्ट में हमने एक डिस्क की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आ रही बात समझ में? तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या था कि जो अगर किसी भी चार्ज को किसी पोजीशन पर रख दिया जाए, जैसे सपोज करो किसी चार्ज को किसी पोजीशन पर रख दिया जाए तो वो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना देता था। तो इस बाउंड्री में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता था तो ये वाला जो चार्ज था वो इस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता था। अगर ये दूसरा चार्ज इसी के जैसा है, यानी ये पॉजिटिव है, तो अगर ये भी पॉजिटिव है तब तो इसको रिपेल करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो चाहे ये वाला चार्ज जो है वो इस दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे, चाहे इस दूसरे चार्ज को रिपेल करे, लेकिन इसके ऊपर फोर्स जरूर लगाएगा अगर ये इसकी बाउंड्री में एंटर कर जाए तो। आ रही बात समझ में? तो इसने ये जो अपने चारों तरफ बाउंड्री बनाई है जिसके अंदर दूसरे चार्ज को एंटर होने पर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है, तो इसी बाउंड्री को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? और हमने ये भी देखा था कि ये जो बाउंड्री होती है वो इनफाइनाइट तक होती है, यानी एक चार्ज का जो फील्ड होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पूरी थ्योरी देखनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहो तो उस लिंक के थ्रू भी उस वीडियो पे पहुंच सकते हो जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद में हमने मैथमेटिकली भी डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैथमेटिकली मैंने कैसे डिफाइन किया था? मैथमेटिकली मैंने कहा था कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, वो होगा फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो इस चार्ज की वजह से मुझे किसी पॉइंट पर फील्ड चेक करना है, जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पे ए पॉइंट पर फील्ड चेक करना है कि इस क्यू चार्ज की वजह से कितना फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेंगे, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम मान लेंगे क्यू नॉट। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा पहले वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है एफ, तो क्यू नॉट चार्ज पर अगर एफ फोर्स लग रहा है तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस एफ अपॉन क्यू नॉट को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। ये सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो ये सब चीजें मैं दोबारा से आपको डिटेल में नहीं बता रहा, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो देखो, हमको ये समझ में आता है कि अगर किसी भी चार्ज को किसी पोजीशन पर रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है। ठीक, लेकिन बात यह है कि इस फील्ड को हम देख नहीं सकते। जैसे सपोज करो मैं इस मार्कर को अगर चार्ज कर दूं तो मुझे ये पता है कि ये मार्कर अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा, लेकिन इस फील्ड को मैं देख नहीं सकता। आ रही बात समझ में कि ये फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी फील्ड की वैल्यू ज्यादा है कि कम है, जैसे यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है, ये मैं देख नहीं सकता। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकता तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे ज्यादा है कि कम है। हाँ, मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने कैलकुलेट किया भी था, बट हम ऐसे डायरेक्ट इसको हम देख नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब चीजें हम देख नहीं सकते। तो इसलिए हमने फिजिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट बनाया और उसी कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन इमेजिनरी लाइंस को हम काम में लेते हैं उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब किसी चार्ज के अंदर से कोई लाइन नहीं निकलती, ये तो सिर्फ हमने समझने के लिए, खुद को समझाने के लिए, खुद को फील करवाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, उसी को समझने के लिए, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हम कुछ लाइन्स को काम में लेते हैं, उन्हीं लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बात ये आती है कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम बनाएंगे कैसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की शेप कैसी होगी, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मूव करेंगी, ये सब चीजें हम कैसे बताएंगे। जैसे मान लो इस मार्कर को मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो अगर एक मान लो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी मैं बनाऊंगा, मतलब उसके फील्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसको समझने के लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। आ रही बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बनाने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड की है। तो उन प्रॉपर्टीज को ही पहले हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते कैसे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी एक चार्ज के लिए। आ रही बात समझ में? तो पहले मैं आपको वन बाय वन प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनाएंगे, उसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देखो आप, तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, यानी बाहर निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से ही बाहर निकलती है, या फिर इनफाइनाइट से बाहर निकलेंगी, यानी या तो वहां से स्टार्ट होंगी या पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी। और टर्मिनेट कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे, यानी एंटर कहां पे करेंगी, नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, यानी खत्म नेगेटिव चार्ज पे होंगी या फिर इनफाइनाइट पे होंगी। तो मतलब स्टार्ट तो कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है या इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, और टर्मिनेट कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है या इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होती है। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती है, यानी यहां से स्टार्ट होती है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी आपकी, इस टाइप से बाहर निकलती है। तो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती है या इनफाइनाइट से बाहर निकलती है। अभी इनफाइनाइट के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं अभी कि इनफाइनाइट से मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, बट पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ हमने क्यों माना, इसका रीजन देखो क्या है। क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड बनेगा वो हमेशा चार्ज से दूर की तरफ ही जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा चार्ज की तरफ होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज से दूर की तरफ होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज की तरफ होती है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इससे बाहर निकलती हुई बनाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इससे बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे कहां जा रहा है, हमेशा बाहर की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो यही रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मूव कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू की तो खैर बाद में बात करूंगा, लेकिन देखो अगर मैं इसको चार्ज की तरफ बना दूं तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज की तरफ बन जाएगा, जबकि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमको कैसे बनानी पड़ेंगी, इससे अवे फ्रॉम द चार्ज बनानी पड़ेंगी, यानी इससे बाहर निकलती हुई बनानी पड़ेगी मेरे को। इसलिए हमने पहला पॉइंट ये बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पे क्या निकलती है, बाहर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या करेंगे, हमारी नेगेटिव चार्ज पे एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस टाइप से आ रही बात समझ में। और ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि हमको ये पता है कि एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी बनेगी, टुवर्ड्स द चार्ज बनेगी, यानी चार्ज की तरफ आती हुई हमको फील होगी। जबकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, आपकी टर्मिनेट होती है, यानी इसके अंदर तो एंटर होती है और यहाँ से आपकी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। फिर मैंने आपको बोला कि इनफाइनाइट से भी ये बाहर निकल सकती है, कैसे, देखो उसको समझना। मान लो मेरे पास केवल एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मान लो केवल एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करते हुए बनाऊंगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करते हुए बनी है और इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो आप खुद बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आई होंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आई होंगी, सारे के सारे आसपास कोई दूसरा चार्ज तो है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मान लो अगर आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं कह सकता था कि आप पॉजिटिव चार्ज से निकली होंगी और नेगेटिव चार्ज खत्म हुई होगी। लेकिन मान लो आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है,
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर हुई है तो ये जनरेट कहाँ पे हुई होंगी, तो हम समझने के लिए क्या बोलेंगे कि कहाँ पे जनरेट हुई होंगी, इनफाइनाइट पे जनरेट हुई होंगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलेंगी, इससे बाहर की तरफ निकलेंगी। अब इसके बाहर की तरफ निकलेगी तो कहीं ना कहीं तो खत्म होंगी ना। अगर मान लो आसपास नेगेटिव चार्ज होता तो हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाती, लेकिन मान लो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है आसपास, केवल एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर केवल एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बनाऊंगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म कहां पे जाके होंगी, फिर इनफाइनाइट पे जाके खत्म होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो पॉजिटिव चार्ज पे निकलती है या इनफाइनाइट से निकलती है, और टर्मिनेट कहां पे होती है, या तो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होती है या फिर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये पॉइंट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो ये फील्ड लाइंस फिर कहां तक जाके खत्म होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट पे जाके खत्म होंगी। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही है, अगर फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही है और अगर आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कहां से आ रही होंगी, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट से आ रही होंगी। इसलिए हम ये इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है या फिर इनफाइनाइट से निकलती है, और टर्मिनेट कहां पे होती है, या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है या फिर इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होती है। तो ये तो उसका फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आ सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2D में बनती है क्या, तो मेरा आंसर है नहीं, ये 2D में नहीं बनती, ये 3D में बनती है, ठीक है। ये तो मैंने बस ऐसा ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, बट रियलिटी में 3D में बनती है। जैसे सपोज करो मेरे पास मान लो यहाँ पे हथेली में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे हाथ में यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बना हुआ रखा हुआ है, जैसे अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलती हुई बनेगी, चारों तरफ बनेगी, मतलब पूरे स्पेस में बनेगी चारों तरफ। आ रही बात समझ में। ये तो हमने पेज पे या पेपर पे या ब्लैक बोर्ड पे बनाने के लिए इसको 2D में बनाया है, बट रियलिटी में तो ये 3D में होती है। ऐसे नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करोगे तो चारों तरफ से एंटर करेंगी ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगे तो चारों तरफ से एंटर कर रही है, और पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है तो भी चारों तरफ निकल रही है। बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बस हमने समझने के लिए ऐसा बनाया है, मतलब मेरा कहने का ये पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर भी निकल रही होगी, एक ऐसे अंदर की तरफ भी निकल रही होगी, ऐसे किसी एक एंगल यहाँ पे भी निकल रही होगी, कोई एक एंगल यहाँ पे भी निकल रही होगी। ऐसे ही इस पे एंटर कर रही है तो एक सामने से आती हुई भी एंटर कर रही होगी, एक पीछे से आती हुई एंटर कर रही होंगी, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई इसके अंदर एंटर कर रही होगी। तो ये 3D में होती है भैया, तो 2D में मैंने समझने के लिए ऐसा बनाया है बस, ठीक है। चलो, और वैसे भी ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हमको 2D में ही पूछता है, 3D में तो नहीं पूछता। आईआईटी में जैसे एक दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन आया है, तो 3D में कभी नहीं आया, आपको 2D में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमको फोकस पे 2D पे करना है, बट बस आप समझ के चलना है ये चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती 3D में है वैसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will represents the direction of electric field at that point। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो वो टेंजेंट जो है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। बात समझ में आ रही है। मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर मुझे ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करना चाहता हूँ। जैसे मुझे ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। तो जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, इस टाइप से। आ रही बात समझ में। तो मैंने ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये जो टेंजेंट है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। अब इस टेंजेंट की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ तो कर दी मैंने, पर टेंजेंट पर ड्रॉ कर दी तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा। वो हमको ऐसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कहाँ कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा टेंजेंट पे, इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो मैंने यहाँ पे बनाया है रेड लाइन से, ये जो है रेड लाइन की टेंजेंट है, तो ये जो है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है कि इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लो मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉइंट पर मेरे को दोबारा से टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो इस पॉइंट पर, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है बी, तो ये बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर रही है, शो कर रही है। बात समझ में आ गई। तो इससे हमको ये चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा,
तो जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट पे किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये 2 पॉइंट थे, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, तो देखो बाकी के पॉइंट्स क्या हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स तो समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है मान लो ऐसे, तो एक तो मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है प्रैक्टिकली ऐसी पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है, इसको समझने के लिए अभी मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, उसके ऊपर ध्यान देना। मैंने आपको इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे एक टेंजेंट तो मेरी ये हो जाएगी, आधी बात समझ में, और एक टेंजेंट जो है वो मेरी ये हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर 2 टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक तो ग्रीन वाली टेंजेंट ड्रॉ की है और एक रेड टेंजेंट ड्रॉ की है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो गई। और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या किसी भी चीज की 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिकली किसी भी चीज की किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मैं जेई की बात नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं एक बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे आप आरबीएसई बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो या किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। व्हाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कि क्यों 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो उसका रीजन आपको ये समझाना है कि इफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट 2 tangents can be drawn, so at the intersection point there will be 2 direction of the electric field which can't be possible या which is impossible। आ रही बात समझ में? That's why electric field lines never intersect with each other। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये इसका आंसर होगा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए चार्ज डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, यानी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। मतलब मेरा ये है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपको क्लोज लूप में नहीं मिलेंगी। मतलब क्लोज लूप में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमको पता है, कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्सेज होते हैं जिनके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता। या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट क्लोज पाथ में काम करूं तो उस क्लोज पाथ के अलोंग किया गया काम अगर मेरा 0 हो जाए तो मेरा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, और किसी क्लोज पाथ के अलोंग अगर किया गया काम जो है वो 0 नहीं है तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक क्लोज लूप के अलोंग अगर मैं कोई काम करूं तो वो काम मेरा कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे काम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मान लो मैं एक चार्ज है, क्यू चार्ज को इस पाथ के अलोंग लेके जा रहा हूं मैं, क्यू चार्ज को अगर मैं इस पाथ के अलोंग लेके जा रहा हूं तो मेरा काम अगर 0 हुआ, अगर मैं इस पाथ के अलोंग क्यू चार्ज को ले आऊं और दोबारा से यहीं पे ले आऊं, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं क्यू चार्ज को ले जाके, और क्यू चार्ज को लेता लेता मैं इस पाथ के अलोंग ले जाऊं और दोबारा से यहीं पे ले आऊं, तो मेरा काम अगर 0 हो जाए तब तो कंजर्वेटिव है, अगर 0 ना हो तो नॉन कंजर्वेटिव है। तो देखो 0 होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं इस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेक करूं तो क्यू चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये हमने सब कुछ 11th क्लास में पढ़ रखा है। किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस क्यू चार्ज को अगर मैं सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन में यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यही है।
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का हो गया। चलो ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूं तो यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी यही आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, और यही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे चेक करूं तो यही आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे चेक करूं तो यही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी फोर्स की, और यही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट की। यानी हर पॉइंट पर एफ और एस के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। अगर हर पॉइंट पे एंगल 0 डिग्री का बन रहा है तो हर पॉइंट पे जो काम होगा वो पॉजिटिव आएगा, तो नेट काम जो होगा वो कुछ ना कुछ ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेट काम की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आ रही। मतलब अगर मैं इस चार्ज को इस सर्कुलर पाथ के लोग मूव करवाऊं तो कभी भी मेरा जो वर्क डन है वो कैसा नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। जबकि मेरा वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ के लोग क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। जबकि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रैक्टिकली ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं बनाएंगी? क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। आगे बात समझ में? तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं इसके बाद में इसकी और प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेंगी, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, यानी उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे मान लो मेरा चार्ज है वो +1 कूलम है और एक चार्ज है +2 कूलम, तो +1 कूलम से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उससे डबल लाइंस निकलेंगी +2 कूलम से, और +3 कूलम से उससे ट्रिपल लाइंस निकलेंगी। जैसे सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो अगर उस पॉजिटिव चार्ज को डबल कर दिया जाए, यानी उसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए, तो अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? तो मेरा आंसर होगा कि पहले उस चार्ज से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, तो अगर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अब उस चार्ज से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। समझ में आ रही बात ये कहना चाह रहा हूं? अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर हमने तो ये पढ़ा है, या किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ भी सकता है कि किसी भी चार्ज से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो तो इनफाइनाइट निकलती है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपकी बात सही है कि किसी भी एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो इनफाइनाइट ही निकलती है, लेकिन ना फिर भी जैसे आप ये समझो, जैसे सपोज करो मैं आपको ये बोलूं कि एक चार्ज है +1 कूलम और एक चार्ज है +2 कूलम, तो मुझे ये पता है कि दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इनफाइनाइट ही निकलेंगी, लेकिन फिर भी आप खुद ही कॉमन सेंस से सोचो कि किससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कौन बनाएगा? 2 कूलम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा 2 कूलम बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा किसकी बननी चाहिए? 2 कूलम की बननी चाहिए। वो कितनी ज्यादा बननी चाहिए? इससे डबल बननी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये चार्ज 1 कूलम का है, ये चार्ज 2 कूलम का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ये 1 कूलम चार्ज बनाएगा उसका डबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? 2 कूलम। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डबल बनने वाला है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी बनने वाली है? डबल बनने वाली है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो बात सही है कि दोनों से इनफाइनाइट ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, बट फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे निकलेंगी? जिसका चार्ज ज्यादा है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब आपके दिमाग में ये डाउट भी आ सकता है कि सर अभी तो आपने बोला कि जैसे क्वेश्चन ये आया कि एक चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 10 निकल रही हैं, तो अगर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए तो अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? तो मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल निकलेंगी, यानी 20 निकलेंगी। तो आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि किसी भी एक चार्ज तो इनफाइनाइट निकलती है। तो देखो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि एक चार्ज से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो मैग्नीट्यूड डबल करने पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो एग्जामिनर बस ये क्वेश्चन जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो बस वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जानी चाहिए? तो वो पहले की कंपैरिजन में डबल हो जानी चाहिए। तो अगर एग्जामिनर ने बोला है कि 10 लाइंस निकल रही हैं, तो उसका आंसर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो हम जब आगे जाके ड्रॉ भी करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है कोई, मान लो ये 1 कूलम चार्ज है, तो अगर मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई है, सपोज करो मैंने इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को 2 कूलम से चार्ज, मान लो मेरे को +2 कूलम की वजह से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो इसके कंपैरिजन में मुझे कितनी बनानी पड़ेगी? 8 बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, तो मुझे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे कर दिया? डबल कर दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ?
तो बस ये पॉइंट यही था कि किसी भी पॉइंट से या किसी भी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे ही किसी चार्ज पर अगर टर्मिनेट हो रही है, जैसे नेगेटिव चार्ज पर लाइंस टर्मिनेट होती है, तो नेगेटिव चार्ज में कितनी लाइंस एंटर करेंगी वो भी उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जैसे एक नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 5 एंटर कर रही हैं, तो अगर उस नेगेटिव चार्ज को डबल कर दिया जाए तो अब कितनी एंटर करेंगी, तो सीधी सी बात है अब 10 एंटर करेंगे। तो यही मेरा ये पॉइंट था। तो आई होप कि आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर किसी यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और कहीं यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकल रही है तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही है, इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं कोई 1 मीटर एरिया कंसीडर कर लूं, जैसे सपोज करो इस टाइप से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई एरिया कंसीडर कर लूं, जैसे 1 मीटर एरिया कंसीडर कर लिया यहाँ पे, और ऐसा ही एरिया मैं यहाँ पे कंसीडर करूं यूनिट एरिया, तो मान लो इस जगह पे मैंने यूनिट एरिया कंसीडर किया और इस जगह पे मैंने यूनिट एरिया कंसीडर किया, तो आप देखो इस जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो इस जगह से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जबकि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, 2। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ ए और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ मैंने बी, तो मुझे पता है कि ए ग्रेटर देन होगा किससे, ई बी से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेंस है। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है यूनिट एरिया में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम डेंस है, यानी यहाँ पे यूनिट एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ज्यादा है। इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के ज्यादा पास में हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से दूर हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से दूर दूर हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आपका कम होगा। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास बनानी पड़ेगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाऊंगा, वहां पे दूर दूर बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वली स्पेस्ड पैरेलल फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और उनके बीच का स्पेस जो है वो बराबर बराबर है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर पोजीशन पे सेम हो। तो मतलब जैसे मान लो मैं पैरेलल लाइंस बना रहा हूं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उनके बीच का स्पेस भी बराबर बराबर होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का स्पेस बराबर बराबर हो और वो सब एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको कहीं भी बनाना दिया हुआ है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमको ड्रॉ करनी होगी, तो हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे और उनके बीच का स्पेस कैसा होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए चार्ज पार्टिकल रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट मे और मे नॉट बी मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी अगर किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता तो उसको वो रट लेते हैं। मैं इसको समझाता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो पहले तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रिलीज कर दूं तो वो चार्ज मूव करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग भी मूव कर सकता है और वो किसी दूसरे पाथ में भी मूव कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ समझना। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस टाइप से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया, या यहाँ पे मान लो रिलीज कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब समझना। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज को रिलीज कर दिया इस जगह पे क्यू चार्ज को, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं क्यू चार्ज को रिलीज करूं तो इस पर फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स कहाँ लगेगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट जो है वो इस टाइप से ड्रॉ होगी, तो यानी ये चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जैसे मैं इस पॉइंट पर रिलीज करूंगा तो वो यहाँ पे मूव करेगा। जैसे वो यहाँ पे मूव करेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, सीधा सीधा जा रहा था, अब जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा अब वो एकदम से इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे लगेगा। अच्छा, वो सीधा सीधा क्यों चला गया? वो सीधा सीधा इसलिए चला गया कि जैसे यहाँ पे फोर्स लगा तो यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी आ गई, तो उस वेलोसिटी की वजह से वो इधर मूव कर गया। लेकिन जैसे वो इधर मूव कर रहा था तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा अब वो कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। तो वो जो चार्ज था वो धीरे से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो एकदम से वो चार्ज जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में भागा। जब वो यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे दूसरी फील्ड लाइंस मिली, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एकदम से जो है उसका पाथ क्या हो जाएगा? आपका मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो चार्ज का जो पाथ है वो कैसा होगा? चार्ज का जो पाथ होगा, जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है ना, इस डॉटेड लाइन के अलोंग पाथ होगा चार्ज का। अगर आगे और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाए तो उसके हिसाब से हो सकता है और ज्यादा बैंड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो क्या ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव कर रहा है क्या? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैं चार्ज को रिलीज करूं तो क्या ये चार्ज जो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव कर रहा है क्या? तो मेरा आंसर होगा नहीं, वो अलग ही पाथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ पे ये मूव नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग भी मूव कर सकता है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन वो कर भी सकता है। कैसे? मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को या फिर किसी भी चार्ज को रिलीज किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेंजेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन में आ जाएगी, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, तो एकदम से इधर भागेगा। जब वो इधर भागेगा तो फोर्स इधर ही लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इधर ही इंक्रीज होती जाएगी और वो कंटिन्यूअसली इधर ही मूव करता रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस टाइप से हो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं चार्ज को रिलीज करूं तो इस पर्टिकुलर केस में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ ही मूव कर रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मूव नहीं कर रहा। तो मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग भी मूव कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव नहीं भी कर सकता, दोनों ही बात है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? कर्व्ड है, तो वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ मूव नहीं करेगा, वो अलग ही पाथ पे मूव करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है और स्ट्रेट है, आ रही बात समझ में? स्ट्रेट है, पैरेलल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ ही मूव करेगा। आ रही बात समझ में? हम समझने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आई होप क्या कोई पॉइंट समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, चार्ज जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ ही मूव करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ भी मूव कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो पहली बात तो ये कंडक्टर के लिए ही है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि किसी भी एक कंडक्टर की सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। यानी मान लो कोई कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगी। और अगर कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है तो उस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर करेंगी वो परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप यूं समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कोई कंडक्टर है, कोई भी एक शेप का मान लो, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी शेप का मान लो अभी कंडक्टर है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एंगल पे है, मान लो थीटा एंगल पे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसके परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग ऐसे अंदर की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस तरफ आ जाएगा
और एक इसके अंदर चला जाएगा ऐसे कंपोनेंट। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? या मान लो कोई स्फेरिकल है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी एंगल पे है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर और एक ऐसे। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का एंगल पे हुआ, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक दूसरा कंपोनेंट बचेगा। वो जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस कंडक्टर के अंदर जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी इस कंडक्टर के अंदर जा रहा है, यहाँ पे भी इस कंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो इस दूसरे कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज नेगेटिव है, तो ये सब चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे अगर इस केस में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे इसमें बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो इधर तो नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और इस तरफ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि इस कंपोनेंट की वजह से अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज मूव कर गए, चार्ज मूव कर गए तो एक साइड नेगेटिव आ गया और एक साइड क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया। और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कहां से कहां पे बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पे आया है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है। ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अब चार्ज कब तक मूव करते जाएंगे, चार्ज तब तक मूव करते जाएंगे जब तक अंदर वाला फील्ड और ये जो बाहर से फील्ड आया है दोनों की वैल्यू बराबर ना हो जाए, क्योंकि जैसे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो चार्ज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। तो यही हुआ आपका। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे भी हुआ तो जो इसके अंदर जो कंपोनेंट जा रहा है उसकी वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, उस नए इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो जो आपका कंपोनेंट बचेगा वो सिर्फ कैसा वाला बचेगा, इसके परपेंडिकुलर ही बचेगा, सरफेस की। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक सरफेस पे, लेकिन सरफेस किसकी होनी चाहिए, कंडक्टर की, उस पर हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगी, या उसके ऊपर एंटर भी कर रही है तो परपेंडिकुलर ही उस पर क्या करेगी, एंटर करेगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी इसी के जैसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती। इसका रीजन यही है, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मान लो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गया इस डायरेक्शन में, तो अगर मान लो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया, तो अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इधर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बनता जाएगा जब तक अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, क्योंकि जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कहां से कहां बना है, वो अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। या मैं सिंपल वे में बोलूं तो अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रहा था तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट में बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बनता जाएगा, यानी चार्ज तब तक मूव करते जाएंगे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। तो जैसे ही अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा। तो अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो गया, तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या अंदर फील्ड लाइंस बना सकता हूं मैं, क्योंकि फील्ड लाइंस तो तभी बनाते हैं ना जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो। फील्ड लाइंस तो एक्चुअली है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अगर कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ही नहीं मेरे पास, तो मैं वहां पे क्या नहीं बना सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ही नहीं सकता। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यही कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर। कभी भी हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एंटर नहीं कराते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या होता है, आपका जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, 10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर, जो मैं भी आपको करवाने वाला भी हूँ। तो एक बार मैं फटाफट से सारी प्रॉपर्टीज रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है
और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, या फिर इनफाइनाइट पे स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट पे क्या होती है आपकी टर्मिनेट होती है। आ रही बात समझ में। सेकंड पॉइंट आपका क्या था, सेकंड पॉइंट आपका ये था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, सॉरी। ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या था, थर्ड पॉइंट मेरा ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो उसका रीजन मैंने आपको समझाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट मेरा ये था कि एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी तो उस लूप के अलोंग अगर मैं चार्ज को मूव करवाऊंगा तो मेरा वर्क डन जीरो नहीं आएगा, जबकि क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन जीरो आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज लूप के अलोंग जो वर्क डन है वो जीरो आना चाहिए, जबकि मेरा वर्क डन जो है वो जीरो नहीं आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप नहीं बनाती। आ रही बात समझ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि किसी भी चार्ज से, जैसे पॉजिटिव चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी बाहर निकलेंगी या नेगेटिव चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा निकलेंगी या ज्यादा टर्मिनेट करेंगी। आगे बात समझ में। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था वो मेरा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है, यानी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा है, और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकल रही है, यानी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर मैं किसी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को अगर रिलीज कर दूं तो जरूरी नहीं है कि वो चार्ज जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वहां पे जो चार्ज था वो आपका रैंडम पाथ में गया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग नहीं गया था। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और स्ट्रेट है तो आपका जो चार्ज गया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग गया था। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी चार्ज को मतलब छोड़ा जाए तो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इसका रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, मतलब कभी भी हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका कैसा होता है, जीरो होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में। हमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमको कोई चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और बोलेगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, और चार ऑप्शन आपको दे देगा, और उन चार ऑप्शंस को देख के हमको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। आ रही बात समझ में। तो देखते हैं, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा कि मैं 1 बाय 1 आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ और आपको बताना है कि एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। ठीक है, चलो। अब देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने की पर्पज से, मतलब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के लिए, मतलब कुछ चार्जेस मैं आपको दे रहा हूँ और उन चार्जेस की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा रहा हूँ कि उन चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। आ रही बात समझ में। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। सपोज करो मैं आपको ये बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और कुछ सेपरेशन पे रखे हैं, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, और ये कुछ सेपरेशन पे रखे हैं, तो इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। ठीक है, तो इनके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे बनानी है तो कैसे बनेगी। तो देखो, बात ऐसी है कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी वो तो हम नहीं बता सकते। मतलब एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कैसी होगी, किस एंगल पे बेंड करेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्वेचर कैसा होगा, ये तो हम नहीं बता सकते। उसके लिए तो हायर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अभी क्लास 12 के लेवल पे या जेईई मेंस या एडवांस के लेवल पे, यानी अभी इस लेवल पे आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एग्जैक्ट शेप कैसी होगी, उसका कर्वेचर कैसा होगा, कितने एंगल पे मूव करेगी। ये सब चीजें तो हायर मैथमेटिक्स में आएगी आपके। बट अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है 8-10 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एक टेंटेटिव शेप बता सकते हैं कि एक टेंटेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कैसी होगी। वही मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में। तो अगर मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है,
तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसे दिखाई देंगी, वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनेट होगी, तो कुछ ऐसी बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, अगर ये कुछ सेपरेशन पे रखे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देगी। कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे टेंटेटिव शेप बनाया है। अच्छा, जितनी फील्ड लाइंस आपने इससे निकाली है उतनी आपको यहाँ पे एंटर भी करवानी है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जितनी फील्ड लाइंस निकली है यहाँ से उतनी फील्ड लाइन आपको यहाँ पे एंटर भी करवानी पड़ेगी। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता, रियलिटी में दिखता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दिखता तो कुछ आपको ऐसा दिखता। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि बीच बीच की जगह तो खाली है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या? मैं बोलूंगा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइंस तो यहाँ पे भी बनेंगी, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। रियलिटी में तो यहाँ पे भी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। आ रही बात समझ में? तो आपको एक टेंटेटिव ग्राफ दिखाया है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता, दोनों की वैल्यू बराबर होती, कुछ सेपरेशन पे अगर ये रखे होते, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती तो वो कुछ ऐसी दिखती है। आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। मान लो अब आपको ऐसा बोला गया कि दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और कुछ सेपरेशन पे रखे हैं, मतलब टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड विद ए सेपरेशन r, देन ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, कैसे दिखेंगे? मतलब मेरा ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q और एक और पॉजिटिव चार्ज है प्लस q, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी। तो देखो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो कभी भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास नहीं जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास नहीं जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है लेकिन उसमें कभी भी एंटर नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देंगी। तो कुछ ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हुई दिखाई देंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। आ रही बात समझ में? तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी अगर ये दोनों चार्ज जो आपके पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इसके लिए निकाली है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इसके लिए निकाली है। यहाँ पे देखा जाए तो बीच में लगभग बीच में एक ऐसा स्पेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। अगर यहाँ पे बीच में एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और ये हमको पता भी है कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव है तो उन दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। अगर मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे देखो बिल्कुल बीच में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक ऐसा स्पेस बनता हुआ दिख रहा है आपको जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंचेगी, यानी यहाँ से और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो भी कुछ ऐसे ही मूव करेंगी। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पे एक स्पेस बनता हुआ दिखेगा जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी। तो अगर मैं और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो भी यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगी, यानी यहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और ये हमको पता भी है कि मिड पॉइंट पे इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कैसा आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो दो पॉजिटिव चार्ज अगर रखे हो किसी सेपरेशन पे तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होते सेम मैग्नीट्यूड के तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही बनती, बस ये जो एरो थे आपके उल्टे हो जाते, क्योंकि अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी एंटर होती हुई बनेंगी, जैसे यहाँ पे बाहर निकलती हुई बनी है, ऐसे नेगेटिव चार्ज के लिए एंटर होती हुई बनती, लेकिन बनती कुछ ऐसी। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लेवल आपके लिए बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लेवल दो क्वेश्चन करवाए, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम लिया, एक बार दोनों का साइन सेम लिया और एक बार दोनों का साइन अपोजिट लिया, लेकिन दोनों ही केस में दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम थे। लेकिन मान लो अगर इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? देखिए जैसे सपोज करूँ मैं आपको ये बोलूं कि एक चार्ज जो है वो प्लस 2q का है और एक चार्ज जो माइनस q का है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, ठीक है?
तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, तो पहले मैं एक बार बना के दिखा देता हूं आपको, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो कुछ ऐसी बनेंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देगी। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हुई दिखाई देंगी। अगर दो, एक चार्ज प्लस टू क्यू का हो, एक चार्ज माइनस क्यू का हो, तो अगर आप बाहर से बैठ के इलेक्ट्रिक फील्ड को देख पाते, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिखता तो कुछ ऐसा दिखता। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रीजन ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच पा रही, वो रीजन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ऐसा स्पेस बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंचेगी, मतलब और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी तो वो कुछ ऐसे ही निकल जाएंगी, कुछ ऐसे ही निकल जाएंगी, बट कुछ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नहीं बनने वाली। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? और यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और रियलिटी में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था कि जब एक चार्ज प्लस टू क्यू का हो, एक चार्ज माइनस क्यू का हो, तो ऐसा पॉइंट आपको बताना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो आपको ध्यान हो तो ऐसा जो पॉइंट आया था वो यहीं पे आया था। बात समझ में आ रही है? ये बताया था मैंने आपको क्वेश्चन, आप चाहो तो वो वीडियो मेरा देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स का, वहां पे मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया भी था। अगर एक चार्ज प्लस टू क्यू का हो, एक चार्ज माइनस क्यू का हो, तो वो पॉइंट बताओ जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो वो पॉइंट जो है वो कम चार्ज वाले के पास आया था और वो इसके बाहर की साइड में आया था, यहाँ पे कहीं पे आया था। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक भी नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और ये हम चीजें पहले चेक भी कर चुके हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज हो और एक माइनस क्यू चार्ज हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बाहर से बैठ के देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से बनती हुई दिखाई देगी। अब बात ये आ रही है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि एक प्लस टू क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है जो किसी सेपरेशन आर पे रखे हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। आपको चार ऑप्शंस में ग्राफ बना के दे देगा, आ रही बात समझ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो आपको बोलेगा इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है वो पॉसिबल है। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें ऐसा बना रखा हो। तो जिस ऑप्शन में ये वाला शेप बना रखी हो, ऐसी शेप बना रखी हो, तो वो वाला ऑप्शन आपको कैसा होगा, सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर हुआ सबको क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, वो और देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं कि एक चार्ज तो प्लस टू क्यू का है और एक चार्ज सिर्फ प्लस क्यू का है, मतलब एक चार्ज प्लस टू क्यू का है और एक चार्ज सिर्फ प्लस क्यू का है। इसके लिए आप दोनों को सेपरेशन पे रखे हैं। अब इसके लिए आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए आप ट्राई करो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके लिए ट्राई कीजिए कि एक चार्ज अगर प्लस टू क्यू का है, एक चार्ज प्लस क्यू का है, किसी सेपरेशन पे रखे हैं आर पे, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। एक बार आप ट्राई कीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और बना के देखिए आप। तो आई होप कि आपने इसको बनाया होगा, वीडियो को पॉज करके चेक कीजिएगा कि आपका सही बना है या गलत बना है। तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेगी। कुछ इस टाइप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी, इस टाइप से। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? इस टाइप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे जो आपको जो रीजन मिल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक भी नहीं है, वो कुछ आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी आपकी और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाओगे तो।
कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देंगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस टाइप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हुई दिखाई देंगी, इस टाइप से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो रीजन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का बन रहा है वो आपको बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा साइड में मिलेगा। प्लस क्यू वाले के आसपास ऐसा रीजन बन रहा है जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच रही। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होना चाहिए। और प्रैक्टिकली हमने ये क्वेश्चन करके देखा भी था पहले कि अगर एक चार्ज प्लस 2q का हो, एक चार्ज प्लस q का हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा? तो वो प्लस q वाले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था और यहाँ से लेफ्ट में आया था, इसके लेफ्ट में, यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जीरो मिलनी चाहिए, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कुछ आपकी ऐसी शेप बनेगी। तो आई होप कि आपने ऐसा ही बनाया होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारे वैरायटी इक्वेशन करवा दिए हैं। पहले सेम मैग्नीट्यूड के और सेम साइन के चार्ज लेके देखे, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के साइन चार्ज लेके देखे, फिर मैंने अपोजिट अलग अलग मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के लेके देखे, और फिर मैंने अलग अलग मैग्नीट्यूड के सेम साइन के लेके देखे। तो मैंने चारों केस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखा दिया है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होती है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, आपको उन को देख के ये बताना है कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉसिबल है और कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ पैटर्न बना हुआ है। आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉसिबल है, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पॉसिबल है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद में आप बतलो राइट आंसर इसका क्या है। तो आई होप कि आपने सोचा होगा। तो देखो पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या सही है कि गलत है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टर है, इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस है। अब अगर एक कंडक्टर की सरफेस है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि एक कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही हैं तो परपेंडिकुलर ही निकलेगी, और अगर एंटर कर रही है तो परपेंडिकुलर ही एंटर कर रही है। तो यहाँ पे निकल रही है तो परपेंडिकुलर ही एंटर करनी चाहिए और परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर निकल रही है तो परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए, जबकि यहाँ पे देखो ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं निकल रही, ना ही ये परपेंडिकुलर निकल रही है। हर फील्ड लाइन जो किसी एंगल पे निकल रही है, इसका मतलब ये वाली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरफेस से तो कंडक्टर की सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड हमको सेम ही दिए गए, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आगे बात समझ में? दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ पैटर्न बना हुआ है। ये वाला पैटर्न मैंने आपको बना के दिखाया भी था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज किसी सेपरेशन पर रखे हो तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बना के दिखाई थी मैंने आपको। इसका मतलब ये तो प्रैक्टिकली सही है। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इससे भी निकल रही है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से रिपेल होंगी, यानी हटने की कोशिश कर रही है, और बीच में कहीं ना कहीं खाली स्पेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉसिबल है, और ये भी हमने थोड़ी देर पहले बनाई हुई थी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इस ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे एंटर कर रही है, यानी यहाँ तक तो ठीक है मामला। फिर नेगेटिव से दोबारा से निकल गई और नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे एंटर कर गई, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से निकल नहीं सकती। नेगेटिव पे तो सिर्फ टर्मिनेट ही होगी, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी निकल नहीं सकती। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन देखो, पॉजिटिव से निकल रही है, पॉजिटिव पे एंटर कर रही है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पे एंटर कर ही नहीं सकती। पॉजिटिव से निकल के इनफाइनाइट पे जाएगी या फिर नेगेटिव पे जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पे एंटर कर गई, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, बीच में क्लोज लूप बनता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो केवल सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन सही था, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत थे। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 4-5 शेप दे देगा, आपको बोलेगा कौन सी शेप जो है वो सही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? तो एक जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2001 में। क्या पूछा था उन लोगों ने? देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों वर्टेक्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। तो उस चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो कैसी बनेगी, और 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं।
बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पे सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। जैसे कि मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पे सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसी बनी हुई दिखाई देंगी? तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, उसके बाद में बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर क्या है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, तो एक बार अपन सारे ऑप्शंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये 3 ऑप्शन गलत क्यों है और ये सही क्यों है। बता देता हूं आपको, वैसे राइट आंसर इसका डी है। देखो पहला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना रही है, वो बना नहीं सकती, इसलिए गलत है। यहाँ पर भी देखो बीच में क्लोज लूप बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे देखो तीनों पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहीं से वापस निकल रहा है। ऐसे यहाँ से निकल रहा है और यहीं पे एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में एंटर करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, और दूसरी बात सेंटर में देखो एक क्लोज लूप बन रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से रिपेल कर रहा है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिपेल करेगा। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है, तीनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है और एक दूसरे से रिपेल होती भी जा रही है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे क्लोज लूप बन रहा है, यहाँ पे भी क्लोज लूप बन रहा है, और यहाँ से पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में एंटर कर रही है, और दूसरी बात सेंटर पे क्लोज लूप बन रहा है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है और आपकी एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हट रही है, जो कि तीनों के तीनों चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए तीनों से एक दूसरे से क्या होंगे, यहाँ पे दूर हटेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। आगे बात समझ में? तो ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल कोई सेल है, अरे बात समझ, मतलब कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है समझ लो आप, जिसका अपर हाफ तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और लोअर हाफ नेगेटिवली चार्ज्ड है। मतलब इस सिलेंडर का आपको टॉप व्यू दिखाया गया है, तो सिलेंडर का टॉप व्यू आपको सर्कल दिखेगा, तो इसका जो अपर हाफ है वो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो लोअर हाफ है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में? तो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। क्लियर सबको अच्छे से? तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ वो क्या होगा। देखो जो इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट है। पहले मैं इन तीनों आंसर के हिसाब से चेक करता हूँ कि ये तीनों गलत क्यों है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट क्यों सही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल तो रही है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के पास नहीं आ रही। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के इनफिनिटी पे जा रही है और ये कहीं से आके इसके पास टर्मिनेट हो रही है। मतलब पॉजिटिव से निकलने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो घूम के नेगेटिव वाले के पास नहीं जा रही। जबकि हमको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के पास कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो तो ये कंफर्म है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगी। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जबकि यहाँ पे पॉजिटिव की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नेगेटिव के पास नहीं जा रही, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट मींस ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पे भी यही कहानी है, पॉजिटिव से निकल के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के पास नहीं आ रही, पॉजिटिव से निकलने वाली कहीं और जा रही है और नेगेटिव पे कहीं और से आ रही है, जबकि रियलिटी में पॉजिटिव से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के पास जानी चाहिए थी, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो आपको एक टेंटेटिव सोच रखनी पड़ेगी कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आगे बात समझ, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पॉजिटिव से निकल के इनफाइनाइट पे भी टर्मिनेट हो सकती है। एक्चुअली इनफाइनाइट पे टर्मिनेट तो हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पे जरूर जानी चाहिए आपकी। तो यही सोच के मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे पॉजिटिव से निकल के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पे नहीं जा रही, यहाँ पे भी पॉजिटिव से निकल के कोई सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पे नहीं जा रही। इसका मतलब बी गलत है और सी भी गलत है। डी और ए में क्या फर्क है? देखो यहाँ पे ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रही है, बट यहाँ पे एक बिल्कुल फिक्स शेप में जा रही है, मतलब बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। जबकि यहाँ पे देखो कुछ अजीब ही रैंडम शेप में जा रही है, पहले कहीं दूर जा रही है, आ रही बात समझ में, और फिर एकदम से दूर जाके फिर घूम के वापस आ रही है। कुछ ऐसे तो हो रहा है, देखो पहले कहीं दूर जा रही है फिर एकदम से वापस आके नेगेटिव पे जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा, स्मूथली मूव करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव स्मूथली मूव करेंगी। देखो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली मूव करती हुई जा रही है, यहाँ पे आ रही बात समझ में, यहाँ पे भी देखो स्मूथली मूव करती हुई जा रही है।
जो भी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये बात समझ में आ रही है, कहना चाह रहा हूँ। जबकि यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जो लाइन जा रही है वो स्मूथली नहीं जा रही, पहले किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रही है। जैसे यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन जा रही है, एकदम से जाके एकदम से बैंड होके वापस आ रही है। आ रही बात समझ में? जबकि यहाँ पे एक सर्कुलर शेप में, मतलब बिल्कुल फिक्स शेप में, जैसे यहाँ पे बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब डी और ए में से अगर मेरे को बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा, डी और ए में से, तो डी और ए में से बेस्ट ऑप्शन अगर कोई चूज किया जाएगा तो वो ए ही चूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्कुल स्मूथ शेप में जा रही है, जबकि यहाँ पे कुछ अलग ही शेप में जा रही है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने ए और डी में से बेस्ट ऑप्शन ए ही क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे स्मूथली इस पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है, जबकि यहाँ पे कुछ रैंडम शेप में जा रही है, एकदम से आगे जा रही है, फिर एक शार्प कट लेके दोबारा से नेगेटिव की तरफ आ रही है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है। तो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा ऐसे ही सोचना पड़ेगा, बेस्ट ऑप्शन ही यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट शेप तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो हायर मैथमेटिक्स की जरूरत होगी। तो हमको यहाँ पे एक टेंटेटिव सोच रखनी पड़ेगी कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन अगर चूज करना हो तो कैसा चूज किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो हमको ए ही चूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दो चार्ज दिए हुए हैं Q1 Q2, और उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बना रखी है। आ रही बात समझ में? तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और Q1 Q2 जो आपको दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न पे बेस्ड कुछ चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देखते हुए आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन कैन भी करेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जेई एडवांस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में। आ रही बात समझ में? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देखते हुए आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन Q2, यानी ये वाली वैल्यू कम है Q2 से। थर्ड ऑप्शन है एट द फाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट टू द Q1, मतलब Q1 से लेफ्ट में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। Q1 से लेफ्ट में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और लास्ट ऑप्शन है Q2 से राइट डिस्टेंस में, मतलब Q2 के राइट में फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आ रही बात समझ में? तो सी ऑप्शन में तो ये बोला गया कि Q1 से लेफ्ट में एक कहीं ना कहीं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, और लास्ट ऑप्शन है Q2 के राइट में कहीं ना कहीं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, और डिस्टेंस में फाइनाइट बोली गई है, इनफाइनाइट नहीं बोलेगी। इनफाइनाइट में तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। तो Q1 से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेफ्ट में जीरो होगा, या Q2 से राइट में फाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो होगा। ये आपकी सी और डी ऑप्शन है। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसका राइट आंसर क्या है। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। तो देखो उसका राइट आंसर है ए और डी। समझते हैं कि ए और डी क्यों है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कहां से निकल रही हैं? इसमें देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबकि यहाँ पे एंटर कितनी कर रही है? 1 2 3 4 5 6, मतलब एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, जबकि यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो पहली बात तो यहाँ पे एंटर कर रही है, यहाँ पे निकल रही है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक तो ये चीज समझ में आ गई कि ये चार्ज तो कैसा है? पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा है? हमारा नेगेटिव, और वैल्यू इसकी ज्यादा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है। तो ए ऑप्शन तो इसलिए करेक्ट है। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे हमको एक चीज तो ये समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आगे बात समझ में? अब हमने एक चीज पहले पढ़ी थी कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हो और एक की वैल्यू ज्यादा और एक की वैल्यू कम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो हमको मिलता है कम वाले चार्ज के पास। ये सब चीज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा चुका हूँ। मतलब मेरे कहने का ये है, मान लो एक चार्ज है Q1 और एक है -Q2, और Q2 जो है वो छोटा है Q1 से, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे मिलेगा? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जो मिलेगा वो कम वाले चार्ज के पास में मिलेगा। यहाँ पे कम वाला चार्ज कौन सा है? Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम वाले चार्ज के पास मिलेगा, Q2 वाले के पास। और दोनों का साइन अगर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम वाले के पास जीरो मिलेगा, लेकिन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, दोनों के बाहर वाले साइड में मिलेगा। यानी कम वाले के पास मिलेगा Q2 वाले के पास, लेकिन बाहर की साइड में मिलेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू कम होती तो मुझे यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता। ये बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट है,
तो कम वाले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, कम वाला Q2 है, और दोनों के बाहर मिलेगा यानी Q2 के अपोजिट साइड में मिलेगा, यानी इधर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा वो Q2 के राइट में कहीं ना कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास पास जीरो मिलेगा, दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए बाहर की साइड में जीरो मिलेगा। अगर दोनों का साइन सेम होता तो Q2 से लेफ्ट में जीरो मिलता, लेकिन मिलता Q2 के पास ही, क्योंकि वैल्यू Q2 की कम है, तो कम वाले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। साइन सेम होता तो Q2 के लेफ्ट में जीरो मिलता, और साइन अपोजिट है इसलिए Q2 के राइट में जीरो मिलेगा। और हमको यहाँ पे यही बोला गया है एट द फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ राइट टू द Q2, मतलब Q2 के राइट में फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे वीडियोस देखे हैं मेरे, उसको समझ में आ गया होगा कि Q2 के राइट में क्यों जीरो बोला। जिसको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो देखिए जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ऐसे न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो वहां पे आप देख के समझ भी सकते हो कि मैंने क्यों Q2 के राइट में जीरो बोला है। क्लियर है सबको अच्छे से? तो जिसने वीडियो देख के उसको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ए हो गया। तो ये 2010 IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, कुछ मैंने अपने मन से करवाए हैं। मैंने यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज लेके देखे, दो नेगेटिव चार्ज लेके देखे, एक पॉजिटिव लेके देखा और एक नेगेटिव लेके देखा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बना के दिखाई। और फिर मैंने कुछ आए हुए क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे बात समझ में? एक दो क्वेश्चन और है जो जेईई मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं, लेकिन वो सिंपल है, वो आप कर सकते हो। जो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे वो मैंने आपको करवा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है।